हेलो, नमस्ते, जय हिंद। आप सभी का बहुत स्वागत है पार्ट 3 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटर के बनाना हम सीख रहे हैं। आपने इससे पहले वाले 2 वीडियोस में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख लिया है। और जैसे कि मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था कि फाइनल अकाउंट्स यानी आपको बनाना सीखना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीनों मिलाकर सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट्स कहलाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा और बैलेंसिंग करके क्या मिलेगा, इस पर चर्चा होगी। अगर आपने इससे पहले वाले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन 2 वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको या तो मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट या आता है ग्रॉस लॉस। यानी अगर खर्चे ज्यादा हो और इनकम कम तो ग्रॉस लॉस, और अगर इनकम ज्यादा खर्चे कम तो ग्रॉस प्रॉफिट। वो ग्रॉस प्रॉफिट जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में निकाला बैलेंसिंग करके, उसका आगे क्या होता है ये मैंने पिछले ही वीडियो में बता दिया था कि ग्रॉस प्रॉफिट हो चाहे ग्रॉस लॉस, उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कई बार बिलो द लाइन अकाउंट भी कह दिया जाता है, क्योंकि वंस यू फिनिश अप मेकिंग ट्रेडिंग अकाउंट, द नेक्स्ट यू प्रिपेयर इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो अकाउंट होगा जिसमें हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता लगेगा। तो अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट है ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम यानी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम यानी ग्रॉस प्रॉफिट है। उस ग्रॉस प्रॉफिट को आपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल अकाउंट। तो वो वहां से ट्रांसफर होकर आएगा कहां? पी एंड एल अकाउंट में। यानी पी एंड एल अकाउंट में अब हम लिखने वाले हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। इसकी अगर आपसे कोई जर्नल एंट्री पूछे बच्चों, तो जर्नल एंट्री भी बताना आनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ट्रेडिंग अकाउंट भी एक अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक अकाउंट है। किसी एक अकाउंट से बैलेंस का दूसरे अकाउंट में आना, इसकी जर्नल एंट्री भी तो बताई जा सकती है। अच्छा बताइए जर्नल एंट्री क्या होगी? मैं यहां लिखता हूं, जर्नल एंट्री है आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर रहे हैं क्रेडिट और डेबिट हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट, यानी जर्नल एंट्री कायदे से बनती है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हालांकि आपसे कोई नहीं पूछेगा ये जर्नल एंट्री करने के लिए, लेकिन अगर आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हैं तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के खातिर ये जर्नल एंट्री भी आपको करना आनी चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस था, क्योंकि वो ग्रॉस प्रॉफिट आया था, क्रेडिट ज्यादा था, इनकम ज्यादा थी, वहां से लेकर आ गए हम कहा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अब समय आ गया है इनडायरेक्ट नेचर के सारे इनकम और इनडायरेक्ट नेचर के सारे एक्सपेंसेस के खातों को बंद करने का। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जितने डायरेक्ट एक्सपेंस है और डायरेक्ट इनकम है, उनके बैलेंसेस को आप ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट में। वैसे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स के बैलेंसेस को आप ट्रांसफर करेंगे कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनडायरेक्ट इनकम जैसे इनडायरेक्ट इनकम इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकती है, कमीशन रिसीव्ड हो सकता है। इसके अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सैलरी अकाउंट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन अकाउंट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका स्टेशनरी अकाउंट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका पेट्रोल एक्सपेंसेस अकाउंट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकता है, इंटरेस्ट पेड हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हो सकता है, डिस्काउंट अलाउड हो सकता है। वो सारे एक्सपेंसेस जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो इनकम आपकी मेन लाइन ऑफ बिजनेस से जुड़ी हुई नहीं है, वो इनकम कहलाती है इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की जितने भी खाते हैं, अब समय आ गया है उन सभी को बंद करने का। मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा फटाफट से। सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट आपने खोल रखा था, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? हाँ। सैलरी अकाउंट का बैलेंस डेबिट रहा होगा कि क्रेडिट रहा होगा? देखिए जब भी आपने सैलरी दी होगी अपने एम्प्लॉयज को, तो आपने टू कैश या टू बैंक ऐसा ही कुछ लिखा होगा सैलरी अकाउंट में। अब जब बैलेंसिंग करने की बारी आएगी तो डेबिट साइड ज्यादा आएगा कि क्रेडिट साइड? सर डेबिट साइड ही ज्यादा आएगा। वैसे भी सैलरी एक्सपेंस और एक्सपेंसेस अकाउंट के बैलेंस कैसे होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। इस डेबिट बैलेंस को आपको करना है खत्म और इसके बैलेंस को ले जाना है कहां? कहां? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जर्नल एंट्री बोलिए फटाफट से। जर्नल एंट्री सोचिए अपने दिमाग में। हमें इसके डेबिट बैलेंस को खत्म करना है, यानी सैलरी अकाउंट को करना होगा क्रेडिट। और सैलरी अकाउंट क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा? जहां इसे ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जर्नल एंट्री लिखता हूं आपके लिए। जर्नल एंट्री होगी
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। और इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग क्या होगी बताओ? सैलरी अकाउंट में होगी सर, बाय पी एंड एल अकाउंट। बाय पी एंड एल अकाउंट लिखकर आप सैलरी अकाउंट को कर देंगे बंद, और ये बैलेंस आ जाएगा कहां? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जाके लिखेंगे क्या? टू सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट बंद हो गया और सैलरी का बैलेंस आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऐसे कोई और एक्सपेंस ले लीजिए, स्टेशनरी एक्सपेंस। स्टेशनरी अकाउंट का भी बैलेंस डेबिट होगा कि क्रेडिट? डेबिट होगा। उसको भी बंद करने के लिए आप क्या करेंगे? सर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और स्टेशनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ताकि स्टेशनरी अकाउंट का बैलेंस हो जाए जीरो और वो अकाउंट बंद हो जाए और उसका बैलेंस भी आ जाए कहां? कहां? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू स्टेशनरी अकाउंट। इसके अलावा कोई और इनडायरेक्ट एक्सपेंस? डेप्रिसिएशन हो सकता है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। याद कीजिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, पावर एंड फ्यूल दिया हुआ है तो क्या मानेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो क्या मानेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वैसे ही आज एक और नई बात सुनिए। सैलरी तो आप जानते हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि सैलरी को आपने मानना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस और वेजेस को मानना है डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन कभी कभी क्या है, आपको जो एक्सपेंस दिया जाएगा वो कुछ इस तरह से दिया जाएगा। आपको जब ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा सवाल में, तो उसमें वो आपको देंगे सैलरी एंड वेजेस अकाउंट, ऐसे दोनों इकट्ठा देंगे। तब आप इसको डायरेक्ट मानोगे कि इनडायरेक्ट मानोगे? जल्दी से सुन लीजिए और याद रख लीजिएगा कि अगर सैलरी एंड वेजेस दिया है, यानी पहले क्या लिखा है? सैलरी के वेजेस, सैलरी, यानी इस अकाउंट में ज्यादा पोर्शन किसका होगा? शायद सैलरी का होगा। अगर वेजेस का ज्यादा होता तो वेजेस एंड सैलरी कहा जाता। सैलरी एंड वेजेस कहा है तो आप इस अकाउंट को क्या मानेंगे? डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। वहीं अगर ये उल्टा होता और आपको दिया जाता वेजेस एंड सैलरी, तो वेजेस एंड सैलरी लिखा अगर आया तो क्या मानेंगे? डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? सर अब हम इसको डायरेक्ट मानेंगे। ये बात ध्यान रखना, वेजेस सैलरी हो तो डायरेक्ट, सैलरी वेजेस हो तो इनडायरेक्ट। और अगर सैलरी और वेजेस अलग अलग दिया हो तो भाई सैलरी तो इनडायरेक्ट है ही, वेजेस को मानेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। तो अगर मैंने सैलरी लिख दिया, स्टेशनरी लिख दिया, इसके अलावा कुछ और? सर कैरियज। कौन सा कैरियज? इनवर्ड्स के आउटवर्ड? भाई मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर इनवर्ड है तो क्या मानना है? डायरेक्ट, और अगर आउटवर्ड है तो क्या मानना है? इनडायरेक्ट। यानी अगर यहां कैरियज आया तो कौन सा वाला कैरियज आएगा? इनवर्ड के आउटवर्ड? आउटवर्ड वाला कैरियज, आउटवर्ड। ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और बोलिए डेप्रिसिएशन। हाँ अगर डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बंद कर देंगे, उसका बैलेंस भी आ जाएगा कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके अलावा आप कुछ और बोलिए। सर पोस्टेज एंड स्टैम्प। पोस्टेज एंड स्टैम्प, अरे होता है भाई, खर्चा तो बहुत सारे होते हैं किसी भी बिजनेस में। आपने टिकट वगैरह पर खर्चा किया, पोस्टेज, कुरियर, इन सब पर खर्चा हुआ, ये भी क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको गिवन रहे उन सब के अकाउंट को बंद करना है। आपको जर्नल एंट्री करने को नहीं आएगी, लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने को आया है तो आप इस सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अकाउंट को पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में लिखते जाएंगे, टू सैलरी, टू स्टेशनरी, टू ये, टू ये, टू एक्स वाई जी, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारे आप डेबिट कर देंगे। अब आएगी बारी इनडायरेक्ट इनकम्स की। अगर इनडायरेक्ट इनकम्स दे रखी हैं तो इनडायरेक्ट इनकम्स के खातों को भी बंद करना है, और बंद करके उनके बैलेंस को भी कहां लाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाने के लिए जर्नल एंट्री बताइए। सबसे पहले एक एग्जांपल, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड, क्या ये इनकम है? जी हाँ। कैसी इनकम है? डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? सर ये हमारे मेन बिजनेस से जुड़ी हुई नहीं है, ये इनडायरेक्ट इनकम है। इस इनकम के खाते को भी बंद करना है, और बंद करके कहां लाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जल्दी से बताइए, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट का बैलेंस डेबिट रहा होगा कि क्रेडिट रहा होगा? इनकम है, इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है। क्रेडिट बैलेंस होना मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, और क्रेडिट साइड के टोटल ज्यादा होने से जो क्रेडिट बैलेंस है उसको हमको खत्म करना है। खत्म करके कहां लाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बोलो जर्नल एंट्री क्या होगी? अगर क्रेडिट बैलेंस को खत्म करना है तो हम उस अकाउंट को करेंगे डेबिट। क्या जर्नल एंट्री लिखूंगा बताओ? कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड टू
कहाँ लाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी यहां पर हम लिख देंगे क्या? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ऐसा लिखकर ये खाता हो जाएगा बंद, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, और पी एंड एल अकाउंट में आके लिख लेंगे क्या? बाय कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव जैसा इंटरेस्ट रिसीव्ड हो तो उसको भी बंद कर दीजिए, वो इनकम भी आ जाएगी पी एंड एल के क्रेडिट में आ जाएगी। इसके अलावा सर, अरे हमने एक मशीन बेची थी बच्चों, मशीन बेची थी, मशीन बेचकर गेन हो गया था, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, याद है आपको? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग भी आपने सीख रखी है। अगर आपने मशीन बेची, आपने प्लांट बेचा, आपने कोई व्हीकल बेचा, आपने कोई फर्नीचर बेचा, उससे आपको हो गया गेन, तो वो गेन भी तो इनडायरेक्ट इनकम ही है, उसको भी आप पी एंड एल अकाउंट में आके क्रेडिट करेंगे। बाय गेन ऑन सेल ऑफ एनी असेट, कोई भी असेट है। वैसे ही अगर कोई असेट को बेचकर आपको लॉस हुआ होता तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता, वो डेबिट होता। यहां पर हम लिख देते टू लॉस ऑन सेल ऑफ जो भी असेट है आपका, उस असेट को आप यहां पर, उस लॉस को आप यहां पर डेबिट कर देंगे। अब देखिए, अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, तो मैंने क्या किया है, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पी एंड एल अकाउंट में कर दिया है डेबिट, और सारी इनडायरेक्ट इनकम्स को कर दिया है क्रेडिट। ऐसा करने के बाद देखिए, प्रैक्टिस तो आपको करनी है, आप आपके टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशंस देखिए, हुआ तो मैं आने वाले वीडियोस में और सवालों की भी प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन अगर मोटा मोटा कंसेप्ट की अगर बात करें तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम्स, ये सब लिखने के बाद क्या, इसके बाद करेंगे बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करेंगे तो या तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा या डेबिट साइड का। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है मतलब इनकम ज्यादा है, और इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम, यानी कि बोलो प्रॉफिट के लॉस, प्रॉफिट के लॉस, प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट? अब की बार जो आप सोच रहे थे वो नहीं, अब की बार प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट आप निकाल चुके हो ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में, उसी से यहां शुरुआत की थी। अब यहां सारा इनकम और एक्सपेंस लिख देने के बाद जब आएगी बारी बैलेंसिंग करने की, हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट लिखकर आप बैलेंस जो भी अमाउंट आ रहा है उसको लिख दीजिए। अगर आप और अच्छा प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो लिखिए टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ये मैं आपको बैलेंस शीट बनाते समय सिखाऊंगा कि ऐसा क्यों लिखना है, लेकिन अभी के लिए इतना तो आप समझ सकते हैं कि देखिए, नेट प्रॉफिट हुआ है, किसी भी बिजनेस में जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट पर किसका हक है? बिजनेसमैन का। बिजनेसमैन, यहां पर कितने बिजनेसमैन है? एक ही तो है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटर का हक है इस प्रॉफिट पर, और इसलिए जो भी प्रॉफिट आएगा बच्चों, वो प्रॉफिट कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट में। सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट को आप और हम कैपिटल अकाउंट ही तो बोलते हैं। इसलिए यहां पर अगर आप और अच्छा प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे कैपिटल, और उस कैपिटल में इस नेट प्रॉफिट को ऐड करके दिखाया जाएगा। नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए, दोनों साइड का टोटल लगा दीजिए, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया आपका बंद। अगर इसका उल्टा होता, इसका उल्टा होता यानी कि अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होते और इनकम्स कम होती तो नेट प्रॉफिट नहीं, आपको नेट लॉस लिखना पड़ता। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर इनकम ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है तो नेट लॉस। नेट लॉस हो चाहे नेट प्रॉफिट हो, दोनों ही कहां ट्रांसफर किए जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में। इसलिए यहां भी अगर आप लॉस लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। अच्छा, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस हुआ होता तो? सर, जैसे आपने बाय ग्रॉस प्रॉफिट से शुरुआत की है, हम ग्रॉस लॉस से भी शुरुआत कर सकते हैं। यानी अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय ग्रॉस लॉस मिला है तो वो ग्रॉस लॉस को वहां से ट्रांसफर करके लाएंगे कहां? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट को आपने ट्रांसफर किया था तो लिखा था बाय ग्रॉस प्रॉफिट, अगर ग्रॉस लॉस लेकर आएंगे तो लिखेंगे बाय, आई एम सो सॉरी, टू ग्रॉस लॉस। आपको बात मेरी समझ में आ रही है? कुछ भी कहीं से भी शुरू हो सकता है, जीपी भी हो सकता है, ग्रॉस लॉस भी हो सकता है। आगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम लिखिए, नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। अब ये जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया, इसका क्या? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अब समय हो गया है
फाइनल अकाउंट्स के तहत बनाने का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते समय भी पढ़ी है बच्चों। बैलेंस शीट जिसमें एक तरफ असेट्स होते हैं, दूसरी तरफ होती है लायबिलिटीज, और असेट्स और लायबिलिटीज का टोटल मैच होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग कर रहे हैं, और डबल एंट्री सिस्टम में तो अकाउंटिंग इक्वेशन सभी जानते हैं, assets are always equals to capital plus liability। सर assets equals to capital plus liability, अभी आप बोले थे assets equal to liability। अरे भाई कैपिटल भी तो एक प्रकार की लायबिलिटी ही होती है भाई। कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी, अपने ओनर के प्रति बिजनेस की लायबिलिटी है। बिजनेस और बिजनेसमैन तो अलग अलग है ना, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस की अपने ही ओनर यानी बिजनेसमैन के प्रति जो लायबिलिटी है उसको हम कहते हैं कैपिटल, और कैपिटल इसलिए कहलाती है इंटरनल लायबिलिटी। एक तरफ लिखेंगे लायबिलिटीज, दूसरी तरफ लिखेंगे सारे असेट्स। देखिए आपने नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स को तो कर दिया है बंद, अब बच गए कौन से? या तो रियल अकाउंट्स या पर्सनल अकाउंट्स। अब आप भी जानते हैं रियल अकाउंट्स या तो किसी असेट्स से जुड़े हुए होंगे, पर्सनल अकाउंट्स वो कोई डेटर का हो सकता है, क्रेडिटर का हो सकता है, कोई आउटस्टैंडिंग हो सकता है, कोई प्रीपेड हो सकता है। अभी मैं आपको एडजस्टमेंट वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल बिना किसी एडजस्टमेंट के आपने ट्रायल बैलेंस देखना है, और ट्रायल बैलेंस देखकर जितने भी असेट्स हैं उन असेट्स के जितने भी बैलेंसेस आपको गिवन है वो आपको असेट्स में लिख देना है, लायबिलिटीज के सारे बैलेंसेस लायबिलिटी में लिख देना है। शुरुआत आप लायबिलिटी से कीजिए, तो सबसे पहले लिखिए कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस जो भी आपको गिवन हो उसे आप इनर कॉलम में लिखिए। इनर कॉलम में इसलिए क्योंकि अभी इसमें हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जोड़ने वाले हैं। जो अभी आपने P&L अकाउंट में लिखा था, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू वेयर? कैपिटल अकाउंट। इसलिए कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस गिवन है वो लिखिए, उसमें नेट प्रॉफिट फिर जोड़कर दिखाइए। क्योंकि देखो कैपिटल अकाउंट तो अभी हम बना नहीं रहे, कैपिटल अकाउंट बना नहीं रहे इसलिए प्लस करके दिखा रहे, अदरवाइज तो इसकी भी जर्नल एंट्री हो सकती है। अब आप कहेंगे बार बार जर्नल एंट्री क्यों करते हो आप? क्योंकि जर्नल एंट्री तो बेस है अकाउंटिंग का। अगर आपको किसी भी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करना आ गई बच्चों, तो आप कैसा भी ट्रांजैक्शन कोई भी टॉपिक हो उसमें आप महारत हासिल कर ही लेंगे। जर्नल एंट्री क्या होती है ऐसे ही आपको सिर्फ बता रहा हूं नॉलेज के लिए। जिनको समझ में आए बहुत अच्छा, नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करना, आपको मैं अलग से कभी किसी और तरीके से समझा दूंगा। कैपिटल में जो आपने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया, कहां से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैपिटल में ट्रांसफर हुआ, और कैपिटल में जब प्रॉफिट जाएगा तो उससे कैपिटल बढ़ेगी कि कम होगी? बोलिए, कैपिटल प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती है। और कैपिटल बढ़ती है तो आपने तो रूल पढ़ा था, डेबिट द डिक्रीज इन कैपिटल एंड क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल। इस हिसाब से जर्नल एंट्री बनेगी क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। जितना भी नेट प्रॉफिट है उतने से आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, और कैपिटल बढ़ जाएगी इसीलिए मैंने कैपिटल अकाउंट को कर दिया है क्रेडिट। जर्नल एंट्री हुई P&L अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। कैपिटल अकाउंट अगर बनाने को कोई कहेगा तो उसमें आप जाके लिखोगे क्या? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन आपको नहीं पूछेगा कोई 11th क्लास में जर्नल एंट्री करना, नॉलेज के लिए बता रहा हूं। कैपिटल में आप नेट प्रॉफिट जोड़िएगा और जो भी अमाउंट है उसे बाहर लिखिएगा। ट्रायल बैलेंस में अगर ड्राइंग्स भी दे रखी है, ड्राइंग्स, ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स दे रखी है, सर ड्राइंग्स क्या होती है? अरे बिजनेसमैन के द्वारा अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा ड्रॉ किया गया, या कभी कभी तो वो गुड्स भी ड्रॉ करके ले जाता है। जब ड्राइंग्स दे रखी हो तो आप प्रॉफिट ऐड ही ना करें, उसके साथ साथ ड्राइंग्स भी माइनस करें, और उसके बाद फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में लिखें। याद रखें, बैलेंस शीट बना रहे, बैलेंस शीट में कैपिटल के बारे में बता रहा हूं। कैपिटल का जो भी बैलेंस दिया हुआ है उसके लिखिए, नेट प्रॉफिट हुआ है तो ऐड कीजिए, नेट लॉस हुआ होता तो माइनस करके दिखाते। ड्राइंग्स अगर दे रखी हैं तो ड्राइंग्स को माइनस कीजिए, और उसके बाद फाइनल अमाउंट बाहर शो कीजिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसके अलावा और क्या क्या लाइबिलिटीज हो सकती है? अब भाई आपको तो ये ट्रायल बैलेंस देखकर पता लगाना है। क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बैंक का लोन हो सकता है,
इसके अलावा बिल्स पेएबल हो सकते हैं, या इसके अलावा कोई और भी लायबिलिटी हो सकती है। सारी लायबिलिटीज को आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिख लीजिए। असेट्स क्या क्या हो सकते हैं? असेट्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। आपको मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, मशीनरी लिख दीजिए। बिल्डिंग दे रखा है, बिल्डिंग लिख दीजिए। इसके अलावा फर्नीचर है आपके पास, फर्नीचर लिख दीजिए। इसके अलावा आपके पास कुछ डेटर्स के बैलेंस दे रखे हैं, डेटर्स लिख दीजिए। बिल रिसीवेबल दे रखा है, वो लिख दीजिए। जितने भी असेट्स हो सकते हैं वो असेट्स आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रायल बैलेंस में और उन्हें बैलेंस शीट के असेट्स में लिख देना है। लाइव स्टॉक हो सकता है, भाई किसी व्यक्ति का बिजनेस है जिसमें उसने गाय, भैंस, घोड़े, बकरी, ऊंट ये पाल रखे हैं। लाइव स्टॉक इज योर असेट, ये आप लिख दीजिए। सारे असेट्स और सारे लायबिलिटीज लिख देने के बाद अब समय आ गया है अंतिम अंतिम घड़ी का, जब आप लायबिलिटीज और असेट साइड का लगाएंगे टोटल, और अगर ये दोनों साइड का टोटल मैच हो जाए तो आप मिठाई बांट दीजिएगा। क्योंकि बैलेंस शीट टैली होना, देखिए 11th क्लास के बच्चे के लिए जब वो फाइनल अकाउंट सीख रहा होता है, फाइनल अकाउंट के सवाल कर रहा होता है, बैलेंस शीट टैली होना उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। ये तो सामान्य फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने बताए, जब एडजस्टमेंट्स वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं, जब आपका आउटस्टैंडिंग का, प्रीपेड का, एक्रूड का, एडवांस का, ये सारे एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, मैनेजर्स कमीशन का, तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद क्वेश्चन थोड़ा बल्कि हो जाता है। कई बार बैलेंस शीट टैली नहीं होती और इसलिए बच्चे एग्जाम में थोड़े घबरा भी जाते हैं। लेकिन आप तनिक भी मत घबराइए, धीरे धीरे छोटे छोटे और इजी क्वेश्चन से देखिए शुरुआत कीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि एग्जाम टाइम पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप आपकी टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व क्वेश्चंस बिल्कुल मत कीजिए, सॉल्व्ड एग्जांपल्स ही अपनी अपनी नोटबुक्स में सॉल्व कीजिए। क्योंकि अनसॉल्व के चक्कर में अभी आप एग्जाम टाइम पे पढ़ेंगे तो आपका कोई भला नहीं कर सकेगा, आप और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, और ज्यादा एंग्जाइटी आपको होने लगेगी। बेहतर है आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स कीजिए, इजी क्वेश्चन से शुरुआत कीजिए, क्योंकि जब आप इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और आपसे क्वेश्चन बनता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। बैलेंस शीट अगर आपकी टैली हो जाए तो ईश्वर का धन्यवाद दीजिए सबसे पहले तो, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि बैलेंस शीट टैली होना इज नॉट द प्रूफ कि आपने सब कुछ सही ही किया है। क्योंकि आपने तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में भी पढ़ा है, कुछ डबल साइडेड एरर्स भी होते हैं, कुछ गलतियां ऐसी हो सकती हैं जिन गलतियों के करने के बावजूद आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाए। लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड ऐसा आप नहीं करेंगे एग्जाम में। आप सब कुछ बहुत ध्यान से अटेंटिव रहकर कंसंट्रेशन और फोकस के साथ कीजिएगा। बच्चों को सलाह दी जाती है कि जब आप सवाल कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों साइमल्टेनियस बनाएंगे आप। ऐसा नहीं कि आपने पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया, फिर P&L अकाउंट बनाया, फिर बैलेंस शीट बनाई। आपके पास सवाल है, आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन है, उस ट्रायल बैलेंस में आपको एक एक आइटम देखते चले जाना है। और आपको पता है अगर कि भाई मेरे को परचेजेस अकाउंट की जगह कहाँ है? ट्रेडिंग के डेबिट में। जाइए ट्रेडिंग के डेबिट में लिख दीजिए, पहले ही फॉर्मेट बना लीजिए, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट तीनों बना लीजिए। थोड़ा अंदाजे से स्पेस देकर तीनों के फॉर्मेट बना लीजिए और तीनों साइमल्टेनियस बनाइए। जब सारे अकाउंट सारे के सारे आप जितने भी जिसकी जहां जगह है लिख लें, उसके बाद पेंसिल उठाइए और पेंसिल से बैलेंसिंग करना शुरू कीजिए। पेंसिल से सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालिए, उसके बाद उसको ट्रांसफर करके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालिए और फिर बैलेंस शीट टैली कीजिए। अगर बैलेंस शीट टैली हो जाती है तो जो आपने पेंसिल से कैलकुलेशन किए हैं उसको फेयर कर लीजिए। थोड़ा आदत डालिए, क्योंकि अगर आप पेन से सीधे पेन से करने लगे और आपका ग्रॉस प्रॉफिट गलत आया तो नेट प्रॉफिट गलत आएगा, नेट प्रॉफिट गलत आया तो बैलेंस शीट आपकी टैली नहीं होगी। इसलिए बेहतर है कि फोकस्ड रहें, कंसंट्रेशन के साथ कीजिए, इधर उधर अपने दिमाग को मत डोलने दीजिए और साइमल्टेनियस कीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट तीनों साथ में बनेंगे। एंड आई होप एंड आई एम श्योर कि अगर आप तैयारी अच्छे से करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, तो आपका कैसा भी सवाल हो फाइनल अकाउंट्स का, बैलेंस शीट भी टैली होगी और सब कुछ आप सही सही ही अटेम्प्ट करेंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आने वाले वीडियोस में हो सकता है कि हम एडजस्टमेंट्स की बात करें, कुछ शॉर्ट वीडियोस भी हो सकता है मैं आपको एक एक एडजस्टमेंट का यूट्यूब शॉर्ट्स के रूप में आपको कम्युनिकेट करूं। इस यूट्यूब चैनल पर आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स होते हैं उनकी तरह मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अचीवर्स एकेडमी का ये चैनल है और फाइनल अकाउंट्स का अभी जो नॉर्मल
बिना एडजस्टमेंट के फाइनल अकाउंट्स आपको बनाने होते हैं, वो मैंने 3 पार्ट्स हैं इस वीडियो के, पहला, दूसरा और ये तीसरा पार्ट जो अभी आप देख रहे हैं। तीनों पार्ट्स को अगर आप अच्छे से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल्स करेंगे, तो फाइनल अकाउंट्स में जीत निश्चित है। बहुत ध्यान रखिए अपना, एग्जाम्स खूब अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।